ठीक है, तो हमने फंक्शंस की बात की, रिकर्शंस की बात की, अब हम स्टोरेज क्लास की बात कर रहे हैं। फंक्शंस में हमने बात की थी कि कैसे वेरिएबल बन रहे थे, कैसे फंक्शंस में कॉल हो रहे थे, उनकी कॉपीज़ बन रही थी। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, एक्सटर्न क्या है, रजिस्टर वेरिएबल्स क्या हैं, ये होते क्या हैं, ये स्टोरेज क्लास क्या होती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि किसी का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो कौन बताता है, स्टोरेज क्लास बताता है। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास बताता है कि किसी वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होगा। ठीक है, और क्या बताता है, किसी वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या होगी। और लास्ट में क्या बताता है ये, कि स्टोरेज क्लास बताता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी किसी की। ये तीन बातें हमें पता चलती है स्टोरेज क्लास से। ठीक है, अब स्टोरेज क्लास होती क्या है, कैसे डिफाइंड होती है। अगर हम एक छोटा सा ब्लॉक बना के देखें मेमोरी का, तो क्या होता है, हमारा कुछ मेमोरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो इस टाइप का होता है। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, मेमोरी में एक होता है तुम्हारा हीप एरिया, एक होता है तुम्हारा स्टैक। स्टैक में दो सेगमेंट्स होते हैं, इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट और अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। ठीक है, कुछ जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मेमोरी का, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे लोकल वेरिएबल्स बनते हैं, अब वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा प्री डिफाइंड होते हैं कुछ, और एक होते हैं तुम्हारे यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास दो टाइप की होती हैं। एक होती है ऑटोमेटिक और एक होती है स्टैटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस में क्या होता है, यहाँ पे जो भी इंटीजर ऐसे कोई वेरिएबल बनेंगे, ये खुद ही कंस्ट्रक्ट होंगे एंड डिस्ट्रक्ट होंगे। ठीक है, और स्टैटिक जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्रिजर्व रहते हैं, मतलब परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे स्टैक में, स्टैक में क्रिएट होते हैं। ये कहाँ पे क्रिएट होते हैं, ये तुम्हारे अनइनिशियलाइज्ड इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में क्रिएट होते हैं। ठीक है, सेगमेंट में क्रिएट होते हैं। स्टैक में ये क्यों क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ये मान लो कोई फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के साथ बनेंगे और जब वो फंक्शन खत्म होगा तो उसके साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, ये परसिस्ट करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो इसीलिए ये स्टैक में नहीं बन रहे, इसीलिए ये कहाँ पे बन रहे हैं, इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में, क्योंकि इनको परसिस्ट करना है कब तक, जब तक कि पूरा प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये था। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, इसमें क्या आएंगे, इसमें हो जाएंगे तुम्हारे रजिस्टर वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, और इसमें क्या आ जाते हैं,
इसमें आ जाते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, एक्सटर्न, इस टाइप के वेरिएबल्स आ जाते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देख लेते हैं कि कहाँ पर ये क्रिएट होंगे, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ऑटो वेरिएबल, इन्हीं को हम लोकल वेरिएबल भी कहते हैं। एक होता है रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं ये फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट होती है। रजिस्टर असलियत में फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। ठीक है, ये एक फिजिकल यूनिट है रजिस्टर। तो ये कहाँ पे होती है? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सीपीयू के करीब होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास रजिस्टर क्या होते हैं, सीपीयू में लिमिटेड होते हैं। तो हर बार हमें रजिस्टर मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रजिस्टर टाइप के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, देन स्टैटिक, फिर है एक्सटर्न। ठीक है, इनका हम स्टोरेज, स्कोप और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लाइफ टाइम और डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऑटो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं विद इन अ ब्लॉक। ब्लॉक विद इन अ फंक्शन कह सकते हो, ब्लॉक कह सकते हो, उसी में ये क्रिएट करेंगे और उसी में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये भी कहाँ तक होता है इनका स्कोप? विद इन ब्लॉक ही होता है। ठीक है, इनका थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। देखो, स्टैटिक और एक्सटर्न दोनों ही थ्रू आउट द प्रोग्राम होते हैं, लेकिन एक्सटर्न क्या होता है, मल्टीपल फाइल में भी शेयर किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हो? विद इन अ ब्लॉक ही यूज़ कर सकते हो। होता तो परसिस्ट तो थ्रू आउट द प्रोग्राम करेगा, विद इन ब्लॉक। और एक्सटर्न की बात करें तो एक्सटर्न क्या होता है? एक्सटर्न होता है मल्टीपल फाइल्स में भी यूज़ कर सकते हो तुम। और ये भी कब तक परसिस्ट करता है? थ्रू आउट द प्रोग्राम परसिस्ट करता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, स्कोप और ये स्टोरेज कर लेते हैं। ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये स्टैक में स्टोर होंगे। ये कहाँ स्टोर होंगे? रजिस्टर में स्टोर होंगे। ये कहाँ स्टोर होंगे? ये और ये दोनों ही अनइनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में। ठीक है, अब इनकी लाइफ टाइम की बात कर लो तो विद इन अ ब्लॉक ही होंगे। ये भी विद इन अ ब्लॉक ही होंगे। ठीक है, ये भी विद इन अ ब्लॉक ही एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन स्टैटिक क्या होगा? थ्रू आउट द प्रोग्राम होगा। आप प्रिंट इसको विद इन अ ब्लॉक में करा सकते हो, लेकिन परसिस्ट कब तक करेगा? ये थ्रू आउट द प्रोग्राम करेगा। और ये भी कब तक परसिस्ट करेगा? एक्सटर्न भी थ्रू आउट द प्रोग्राम ही करेगा, लेकिन इसका जो स्कोप हो सकता है ना, वो हो सकता है मल्टीपल फाइल में भी यूज़ हो। क्योंकि होता है ना कि हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो सी की हमने 4 फाइल बना ली, तो अब हमें कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो कि चारों फाइल में यूज़ करना है, तो हम उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे? एक्सटर्न की तरह डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इसका भी थ्रू आउट द, अगर पर्टिकुलर लाइफ टाइम की बात करें तो मल्टीपल प्रोग्राम में हो सकता है, लेकिन अगर एक सिंगल प्रोग्राम में बात करें तो थ्रू आउट द प्रोग्राम होगा। ठीक है, इनकी अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करूँ तो ऑटो वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? गार्बेज। ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल में भी क्या पड़ा होगा? गार्बेज वैल्यू ही पड़ी होगी। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल में क्या पड़ा होगा? स्टैटिक वेरिएबल में 0 पड़ा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और एक्सटर्न में भी क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। ठीक है, ये इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ठीक है ना।
तो अब इनके एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर x इक्वल टू 10 लिखा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम पहले रजिस्टर पढ़ रहे हैं। अगर रजिस्टर लिख दिया तो हम चाहते हैं रजिस्टर में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू क्रिएट हो, जो मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू क्रिएट हो, वेरिएबल का नाम x हो और उसमें 10 वैल्यू पड़ा हो, लेकिन कहाँ पे हो, रजिस्टर में हो। लेकिन हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, तो हर बार हमें रजिस्टर मिल जाएगा ये ज़रूरी है नहीं। तो क्या करते हैं, हम पहले चेक करते हैं, अगर रजिस्टर फ्री है तब तो उसको रजिस्टर मिल जाएगा, लेकिन अगर रजिस्टर फ्री नहीं है तो ये किस में क्रिएट हो जाता है, लोकल वेरिएबल बन जाता है। तो फिर इसको कहाँ पे जगह मिलेगी, स्टैटिक मतलब स्टैक में जगह मिलेगी अगर रजिस्टर फ्री नहीं है। अगर फ्री है तो वो रजिस्टर में क्रिएट हो जाएगा, और रजिस्टर में क्रिएट हो गया तो वो फास्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई तुम्हें वेरिएबल या फिर कुछ ऐसा चीज़ यूज़ करना है तुम्हें अपने प्रोग्राम में जिसकी तुम्हें फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है, तो उसको किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, रजिस्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। और इसको डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर नहीं मिलेगा रजिस्टर तो वो लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होने लगेगा, और मिल गया तो वो रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन दूसरा होता है लोकल वेरिएबल, या फिर जिसको हम ऑटो वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब ऑटो वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है, हमने फंक्शन के टर्म में देखा था, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिटेल में उसको बता पाऊंगा क्या है। जैसे वॉइड मेन हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब मान लेता हूँ मैंने कोई फंक्शन कॉल किया, ठीक है, कुछ ऐसा था, और यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा %d_c, ठीक है। ये इसके अंदर ही है, यहाँ पे ये एंड हुआ। एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, वॉइड मान लो रिटर्न कर रहा है। ये जो यहाँ पे सी प्रिंट करा रहा हूँ मैं यहाँ पे मान लो बना लिया, बस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके आगे कुछ लिखा है, स्टैटिक एक्सटर्न कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। या फिर क्या करो, इसके अगर तुम्हें बनाना है कि लोकल है तो इसके आप क्या लगा सकते हो, ऑटो लगा सकते हो, ठीक है, तो भी वो एरर नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ए क्या हुआ, इस मेन फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल है, मतलब ए किसी मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट होगा, बी इस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, ठीक है, बी कहीं क्रिएट होगा। ए में क्या गया, 10 गया, बी में क्या गया, 20 गया, ठीक है, बी क्रिएट हुआ। अब क्या होगा, देखो ए हुआ, बी हुआ, ठीक है। अब फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन के पास गए, फंक्शन में क्या वेरिएबल था, सी, सी इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो सी बना 20, ठीक है। फिर ये फंक्शन जैसे ही एंड होगा, ये हमने स्टोरेज क्लास में देखा था, ऑटो वेरिएबल का कहाँ तक स्कोप होता है, विद इन अ ब्लॉक, विद इन अ ब्लॉक। इस फंक्शन का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ तक। जैसे ही फंक्शन हुआ ये वेरिएबल खत्म, और हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी सी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सी था लेकिन वो खत्म हो चुका, वो इस फंक्शन में था, इसमें है क्या कहीं सी, इसका लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल कुछ भी है नहीं है। तो वो कहेगा भैया ये सी क्या है, ये सी क्या है, तो यहाँ पे ये क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। इसी तरह इस ए और बी को अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहें तो क्या ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्योंकि ये किसके डिफाइंड है, इस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल विद इन अ ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो ये कोड क्या देगा, एरर देगा। अब ऑटो और लोकल हमने समझ लिया, अब एक हमने स्टैटिक पढ़ा, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, हम इनकी बात करें तो अगर आपको एक वॉइड मेन, ठीक है, इंटीजर ए इक्वल टू 2 है, फंक्शन
कॉल हुआ, 2 बार फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, ठीक है। अब मान लेते हैं ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखता होगा, एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अगर इस फंक्शन का हमें इसका आउटपुट देखना है तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सी भी नहीं है कुछ, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हर बार आप वीडियो रोक कर पहले एग्जीक्यूट किया करो, आप अपना आंसर बताया करो, फिर मेरा देखा करो, ठीक है। क्या है ये मेन एक फंक्शन है, ये कैसा है, कुछ आगे नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे, इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल हमने स्टैक की तरह फंक्शन को रन कराना सीखा था, स्टैक की तरह। तो यहाँ पे मेन पहले चलेगा, हमेशा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। मेन में एक वेरिएबल बना, इसका लोकल वेरिएबल है ए, 2 आया, ठीक है। देन लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है। लाइन नंबर 2 पे फन कॉल हुआ, तो ये क्या एक्टिवेशन रिकॉर्ड में 2 को स्टोर करेगा। देन फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। फंक्शन में एक वेरिएबल आया स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, स्कोप कहाँ होता है, स्कोप विद इन अ ब्लॉक होता है, लेकिन इसकी मतलब अगर इसका स्कोप तो विद इन अ ब्लॉक होता है, लेकिन जब ये वेरिएबल तब तक परसिस्ट करता है जब तक कि प्रोग्राम एंड ना हो जाए, ठीक है। तो क्या स्टैक में बनेगा ये वेरिएबल, नहीं, अनइनिशियलाइज्ड इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में बनेगा। तो बी कहीं बनेगा, ठीक है। बी में पहले क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 0। बी प्लस प्लस किया तो 0 से 1 हुआ। देन प्रिंट एफ किया 1 आउटपुट स्क्रीन पे क्या पहले प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हुआ। देन ये कोड एंड हुआ फंक्शन के, इसके पास फिर आया, फिर दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड में 3 आया, फिर से यही फंक्शन कॉल हुआ। अब स्टैटिक क्या दोबारा ये लाइन चलेगी, नहीं, थ्रू आउट द प्रोग्राम ये लाइन एक ही बार चलती है, अब दोबारा ये लाइन कभी नहीं चलेगी। फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन चलेगी, बी प्लस प्लस, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन बी प्रिंट करेगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। देन ये प्रोग्राम एंड हुआ, फिर से फंक्शन कॉल इसके पास गया, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 ही है, कोई चेंज हुआ ए की वैल्यू में, नहीं हुआ, तो आंसर आएगा 1 2 2, ठीक है। तो स्टैटिक के बारे में ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल था। अब एक और वेरिएबल बचता है हमारा एक्सटर्न, लेकिन एक्सटर्न को समझने से पहले हम ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं। देखो ग्लोबल वेरिएबल भी थोड़ा तरह लोकल वेरिएबल की तरह ही होता है। फॉर एग्जांपल इंट एक्स लिख दिया, ठीक है, वॉइड मेन इंटीजर ए इक्वल टू 10 लिख दिया। अब प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए कॉमा एक्स लिखता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसके आगे कुछ लिखा है, नहीं लिखा, तो हम सोच सकते हैं रजिस्टर ग्लोबल ऐसा कुछ तो है नहीं, दिख तो थोड़ा लोकल तरीके से रहा है, लेकिन क्या किसी फंक्शन के अंदर है, नहीं, एकदम ये प्रोग्राम के बाहर लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं यार, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये कब तक परसिस्ट करेगा, पूरे प्रोग्राम में ये ग्लोबल रहेगा, तो पूरा प्रोग्राम इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या ये एरर देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये ग्लोबल है, ठीक है। जब भी कंपाइलर आएगा वो इस लाइन को एकदम सेपरेटली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे यूज हो सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 और 10, ये कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगा इसका। तो ये होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। लेकिन दिक्कत क्या थी, ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ एक दिक्कत है, क्या होगा कि अगर मान लो मैं ये यहाँ पे ना लिखता और मैं ये चाहता कि मैं इसको कहीं बाद में जाके डिक्लेयर कर दूं, है तो ये भी ग्लोबल, तो क्या ये अब चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल की यही दिक्कत थी कि या फिर एकदम टॉप पे लिखो
देन उसके बाद उसका यूज़ करो। जहाँ से लिखोगे उसके बाद आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, उससे पहले यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर एक्सटर्न ने क्या कहा, एक्सटर्न इस चीज़ को, जो ये एरर आई, इसको रोकने के लिए ही एक्सटर्न वेरिएबल आया। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है तुम्हारा कि कब मेमोरी असाइन हो जाती है और कब सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, कोई मेमोरी असाइन नहीं होती, ठीक है। तो एक्सटर्न लिखने से क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो दो चीज़ होती है, एक होता है डेफिनेशन, एक होता है डिक्लेरेशन, ठीक है। ठीक है, ये है कुछ, ठीक है, डेफिनेशन एंड डिक्लेरेशन। देखो, अगर आप किसी डेटा टाइप के साथ सिर्फ डेटा टाइप लिखा तो क्या इतना लिखने से किसी को मेमोरी असाइन हो गई? नहीं हुई। तो ये क्या है, ये है डिक्लेरेशन। लेकिन अगर इसके आगे आपने जैसे ही वेरिएबल लिखा तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी में क्रिएट हो गया, तो ये क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये क्या बन गई, पूरी डेफिनेशन। ये क्या था, डिक्लेरेशन, ये था डेफिनेशन। इसी तरह एक्सटर्न क्या होता है, अगर हम किसी के साथ एक्सटर्न लगा देते हैं, इंट एक्स, ठीक है, तो ये लिखने से कभी भी मेमोरी क्रिएट नहीं होती। यही एडवांटेज रहा एक्सटर्न का। क्या हुआ कि अब कोई प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल void फन कोई कोड था, इसमें मैंने क्या किया, एक्सटर्न इंट एक्स लिखा और a इक्वल टू एक्स की वैल्यू डाली और फिर प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ होगा void मेन से, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ फन, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या मैंने कहीं पे डिक्लेयर किया, नहीं किया। अब लिखता हूं मैं इंट x इक्वल टू 10, ठीक है। ये फंक्शन आउटपुट क्या देगा, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो इंटीजर एक्स एक्सटर्न, जब कंपाइलर रन कर रहा होगा ना, कंपाइलर आ रहा होगा, कंपाइलर जब कंपाइलेशन हो रहा होगा तो वो देखेगा एक्सटर्न इंट एक्स लिखा हुआ है, तो वो क्या एरर देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये कोई वो नहीं हुआ है, मतलब ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है, डेफिनेशन नहीं गई है फंक्शन की। तो वो सोचेगा हाँ ठीक है, आगे मिल जाएगी मुझे इसकी डेफिनेशन, तो कंपाइलर अब इस लाइन पे एरर नहीं देगा। पहले एरर दे देता, अगर आप ग्लोबल, अगर आप कहीं पे यूज़ कर रहे होते तो ग्लोबल ऊपर रखना पड़ता, लेकिन अब एरर नहीं देगा। अब कंपाइलर चलता जाएगा और कंपाइलर को यहाँ पे उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, तो अब कंपाइलर एरर नहीं देगा, इसका प्रॉपर आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट आएगा, फंक्शन कॉल हुआ, एक्स में क्या गया, 10 गया, तो ए में क्या जाएगा, 10 प्रिंट करेगा, देन ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसका आउटपुट ये होगा। तो एक्सटर्न इस तरीके से यूज़ होता है। अब एक और तरीके से एक्सटर्न यूज़ होता है, मान लो मेरे पास 2 सी की फाइल थी, ठीक है। एक फाइल में हमने एक्सटर्न इंट एक्स लिख दिया और कुछ उसमें वेरिएबल डाल दिया। इसी वेरिएबल को हमें दूसरे फाइल में यूज़ करना है, तो इस फाइल के एड्रेस को हमें देना पड़ेगा और हम इस वेरिएबल को डायरेक्टली उसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सटर्न का, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आते हैं हमारे गेट में, देन हम स्टोरेज क्लास को एंड करेंगे। कर दिया। तो एक हम स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं गेट का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या था, हमें F5 पे इसमें रिकर्शन और स्टैटिक दोनों क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो F5 के लिए कॉल हो रहा है ये फंक्शन, तो फंक्शन 5 के लिए कॉल किया तो क्या होगा, स्टैटिक एक अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में एक वेरिएबल बनेगा r, और थ्रू आउट द प्रोग्राम ये परसिस्ट करता है। तो पहले वैल्यू 0 थी, ठीक है, 0 चली आई। इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, नहीं है। n इज ग्रेटर देन 3 है, हाँ है। तो क्या होगा, इसमें r में 5 डाल देगा, देन रिटर्न करेगा f ऑफ 3 प्लस 2, ठीक है। देन ये इफ चल गया, ये इफ चल गया, देन
ये रिटर्न कर दिया, कंट्रोल फिर से गया एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, फिर आएगा। अब क्या स्टैटिक वाली लाइन चलेगी, मैंने बताया था थ्रू आउट द प्रोग्राम एक ही बार ये लाइन चलती है, तो अब ये लाइन कभी नहीं चलेगी। फिर चेक करेगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, नहीं। 3 इज ग्रेटर देन 3 है, नहीं। तो अब कौन सा रिटर्न चलेगा, ये वाला चलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5। देन फिर से ऊपर गया, फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, नहीं है। 2 इज ग्रेटर देन 3 है, नहीं है। देन फिर ये चलेगा एफ ऑफ 1 प्लस 5। देन फिर से कॉल हुआ 1 के लिए आया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, नहीं है। 1 इज ग्रेटर देन 3 है, नहीं है। तो फिर ये चलेगा एफ ऑफ 0 प्लस 5। एफ ऑफ 0 के लिए आया, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, हाँ है। तो रिटर्न क्या करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा। तो अब इसको कैसे ट्रेस करते हैं रिकर्शन को, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। ये क्या दिया, 1 दिया, देन ऐड हुआ 5 के साथ, तो 1 प्लस 5 कितना हुआ 6। ये इसने क्या रिटर्न किया 6 प्लस 5 6 5 11 11 प्लस 5 16 और 16 प्लस 2 18। तो इसका आंसर क्या आया 18। आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या दिखेगा 18 दिखेगा।